हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद भावना स्वामी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भावना स्वामी आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल जीके विद भावना स्वामी पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और इस वजह से मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सभी से। और आज की क्लास साइकोलॉजी स्पेशल क्लास है, पार्ट 7 हमारा। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं क्लास की स्टार्टिंग। सबसे पहले आ जाइए सब लोग लाइव और क्लास को कर दीजिए फटाफट से शेयर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? ऑप्शन ए प्रतिदर्श सिद्धांत, ऑप्शन बी समूह कारक सिद्धांत, ऑप्शन सी गिलफोर्ड का सिद्धांत और ऑप्शन डी फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो प्रश्न संख्या जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन सी को कर लेते हैं लोग और इसी के साथ पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है। क्लास में सुपर फास्ट रखूंगी तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा, सभी भाई बहन अटेंड कीजिए क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, तभी आप लोगों को अच्छे से 50 क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग उनको सोल्व कर पाओगे या उनका जो करेक्ट आंसर है वो दे पाओगे। प्रश्न संख्या 2 है, 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है और उसकी बुद्धिलब्धि कितनी है, ये पूछ लिया। ठीक है, तो इसके अंदर दिया गया है ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 110, ऑप्शन डी 125। प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 125। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? संवेग का ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो ऑप्शन ए जेम्स लैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी हाइपोटोलसिक सिद्धांत, ऑप्शन सी स्क्रिता सिद्धांत, ऑप्शन डी अभिप्रेरण सिद्धांत। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए को कर लेते हैं अच्छी तरह से लॉक। तो जेम्स लैंग सिद्धांत है वो इस विचार को मानता है। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 4 देखिए। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव है वो क्या कहलाता है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला जो सांवेगिक तनाव है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए द्वंद्व या ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी तनाव और क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो जो मतलब किसी इच्छा या आवश्यकता में जो रुकावट पड़ने पर हमारे दिमाग में हमारे मन में मतलब सांवेगिक एक तनाव सा पैदा हो जाता है, उस तनाव को अपन नाम देते हैं क्या? कुंठा। उसको क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न संख्या 5। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? प्रश्न संख्या 5 देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? तो जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा कि जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से रिलेटेड है। किससे? नैतिक विकास से ये रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 6। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? प्रश्न संख्या 6। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए व्यवहारात्मक सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ये भी अपन की जो पिछली क्लासें हुई है 6 क्लासें, उनमें से एक क्लास के अंदर शायद ही क्वेश्चन आया हुआ था कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो बिहेवियरिज्म, ठीक है, व्यवहारात्मक सिद्धांत से रिलेटेड है या इसकी श्रेणी में आता है। प्रश्न संख्या 7 देखिए, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? तो सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं सीखने के वक्र। ठीक है, सीखने की प्रगति के सूचक हैं सीखने के वक्र। ठीक है जी, ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है। ठीक है जी, प्रश्न संख्या 8 देखो। प्रश्न संख्या 8 है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था?
कि प्रश्न संख्या 8 है, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। बहुत ही सुव्यवस्थित क्वेश्चन है, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दिमाग में बिठा लेना कि ये जो व्यक्तित्व और सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ये दिया था बंडूरा और वाल्टर ने। किसने? बंडूरा और वाल्टर ने दिया था। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 9, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी नैतिकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम। ठीक है जी। फिर देखिए प्रश्न संख्या 10, रिक्त स्थान केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। माध्यिका केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है, ये लाइन दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, माध्यिका है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 11, निम्न में कौन शेष से भिन्न है। यानी TAT 16PAF क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉ एमएन टेस्ट। तो इनमें से सारे एक श्रेणी में है, लेकिन एक चीज़ है वो सबसे अलग है। वो क्या है? 16PF। क्या 16PF ये अलग है इनमें से। फिर देखिए प्रश्न संख्या 12, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन ए में दिया गया है कि भाई क्या इसके प्रतिपादक हॉलिंगवर्थ थे, या हैविगर्स्ट, या जेन पियाजे, या हॉल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को कर लेते हैं लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13 देखिए, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन का निर्माण किया। तो ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है, बी को कर लेंगे लॉक। सृजनशीलता की पहचान के लिए सृजनात्मक चिंतन परीक्षण है ये दिया था टॉरेंस ने। किसने? टॉरेंस ने। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न संख्या 7, रिक्त स्थान अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। तो प्रभाव का नियम है ये अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। प्रभाव का नियम है ये अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। ठीक है, फिर देखिए प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए केस स्टडी, ऑप्शन बी प्रयोगीकरण, ऑप्शन सी सर्वेक्षण, ऑप्शन डी अंतर्दर्शन। तो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से कि ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किसमें किया जाता है। ये किया जाता है केस स्टडी के अंदर। किसमें? केस स्टडी के अंदर किया जाता है। ठीक है जी। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16, जब व्यक्ति एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब एक इंसान एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने या निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे क्या बोलते हैं। तो उसे बोलते हैं अधिगम अंतरण। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं जी अधिगम अंतरण। तो ऑप्शन सी को कर लेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17 देखिए, जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है या कौन सा होता है। तो ये जी वॉलस है, इनके अनुसार भाई सृजनात्मक चिंतन का जो प्रथम चरण होता है वो होता है उपक्रम। क्या होता है प्रथम चरण? वो होता है उपक्रम। ठीक है, उपक्रम को कर लेंगे लॉक, हम उपक्रम को कर लेंगे लॉक और इसी के साथ पढ़ते हैं आगे। डी कर लिया लॉक। चले जी आगे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 18, खालिस्तान रिक्त स्थान ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का। वाह जी, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। अपनी पिछली 6 क्लासों में ये क्वेश्चन आज तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रही हूँ कि रिक्त स्थान ने प्रयत्न और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।
पिछली बहुत क्लासें जो हम लोगों ने ले ली है, 6 क्लासें शायद हमारी हो चुकी हैं, तो उनमें ये क्वेश्चन कम से कम 3 बार आया है। ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 19 देखो। प्रश्न संख्या 19 है कि भाई व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है। व्यक्तित्व है ये व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन हुए हैं? जी फटाफट से बता दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा G.W. ऑलपोर्ट। क्या हो जाएगा? G.W. ऑलपोर्ट। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर। ठीक है, सीखने में पलायन किस पर आधारित है? तो ये आधारित है नकारात्मक पुनर्बलन पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? वाह, ये भी क्वेश्चन बहुत बार अपन लोग पढ़ चुके हैं। बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही है, तो आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए कि ये क्वेश्चन आ गया और इसका फटाक से आंसर देना है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। ये दिया था स्टैनले हॉल ने। किसने? स्टैनले हॉल ने ये सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 22। स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन से है? तो स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। कौन सा? सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत है ये स्पीयरमैन के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 23 नंबर क्वेश्चन देखो। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? तो अधिगम बहुत ही प्रभावशाली होता है स्वप्रेरणा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 16। पेस्ट्रोलॉजी के 3 H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है? वाह, ये भी क्वेश्चन अपन लोग पढ़ चुके, क्योंकि पिछले क्लास में यही सेम क्वेश्चन था। मैं बार बार उन क्वेश्चनों को इसलिए नहीं रिपीट कर रही कि क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं मेरे पास। मैं बार बार वही क्वेश्चन क्यों लेके आ रही हूँ, ताकि आप लोगों को वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिमाग में सेट हो जाए, फिट हो जाए बिल्कुल, कि हाँ क्वेश्चन आया और फटाक से आंसर देना, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो पेस्ट्रोलॉजी के 3 H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ होता है? मैंने वैसे भी पहले वाली क्लास में बता दिया था। H का अर्थ होता है देखो हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है, हैंड, हार्ट और हेड। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 25। तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तत्परता और कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ऑप्शन ए, कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित होती है। जी नहीं, गलत। कार्य सीखने की गति तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं। बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा बचा? हमारा ऑप्शन बचा डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। इसको कर लेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 26 देखो। एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार जो प्रभाव है वो पड़ता है? एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 27। किस मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रयोग है वो कुत्ते पर किया था? वाह, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने अपना जो प्रयोग है वो कुत्ते पर किया था? तो ये थे पावलोव। और ऐसा ये क्वेश्चन पिछले क्लास में दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, अपन की साइकोलॉजी की जो जितनी क्लासें हुई है चैनल पर वो नहीं देखी है, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल के अंदर, आप लोग उनको विजिट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 28। कोहलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। सुल्तान किसका नाम था?
सुल्तान किसका नाम था? कोहलर ने अपना जो प्रयोग है वो एक सुल्तान पर किया था, ये तो पता है। लेकिन ये सुल्तान क्या था? सुल्तान राजा था क्या? जी नहीं, ये सुल्तान नाम दिया गया चिंपाजी को। ठीक है, इनका नाम है चिंपाजी। फिर देखो नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? काम प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल देने वाले साइकोलॉजिस्ट का नाम है हैगर्टी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जी हैगर्टी। ठीक, चले आगे क्वेश्चन नंबर 29 में बी को कर लेंगे लॉक। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 30, तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? तो तत्परता का नियम अधिगम का मुख्य नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। फिर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? थॉर्नडाइक का अधिगम जो नियम है इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रधानता उसने दी वो किसको दी? उन्होंने दी प्रैक्टिस को। किसको? प्रैक्टिस, अभ्यास। ठीक है, ट्राई एंड ट्राई अगेन। ठीक है जी, चलिए आगे 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिगम का ठोस सिद्धांत किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया? अधिगम का ठोस सिद्धांत किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया? अधिगम का ठोस सिद्धांत किस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक। ऑप्शन सी को कर लेंगे लॉक और इसी के साथ बढ़ जाते हैं आगे। प्रश्न संख्या 33, किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? तो भाई बालक है वो सबका अनुकरण करता है, टीचर्स का भी, सहपाठियों का भी, माता पिता का भी। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी को कर लेते हैं लॉक और इसी के साथ बढ़ जाते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सारे कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले हैं सिवाय किसके? सिवाय शारीरिक शक्ति के। शारीरिक शक्ति की ज़रूरत नहीं होती अधिगम को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, काम किस प्रकार का प्रेरक है? काम है ये किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये नेचुरल प्रेरक है। क्या है? नेचुरल प्रेरक है काम। फिर देखो नेक्स्ट, स्पष्टता के नियम में विचार होते हैं स्पष्ट। स्पष्टता का नियम है तो विचार कैसे होते हैं? स्पष्ट। नेक्स्ट देखो 37 नंबर क्वेश्चन है, सन 1879 में वेंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया? 1879 में वेंट ने किस विधि को व्यवहारात्मक या व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? ऐसी कौन सी विधि है? फटाफट से जवाब दीजिए। तो ये विधि है प्रयोगात्मक विधि। कौन सी विधि? प्रयोगात्मक विधि इज द करेक्ट आंसर। फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में चेंज लाना क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं अनुभव। अनुभव की अधिगम की परिभाषा क्या हो गई कि अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में चेंजेस लाना ही अधिगम कहलाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 39, आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। आदत क्या होती है? आदत होती है पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। ठीक है जी। फिर देखो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? ये है अधिगम के प्रकार। ठीक है, ज्ञानात्मक अधिगम है और गामक अधिगम और संवेदनात्मक अधिगम, ये सारे क्या है? अधिगम के प्रकार हैं, काइंड ऑफ अधिगम। ठीक है, काइंड ऑफ स्टडी लर्निंग। नेक्स्ट देखो, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? निम्न में से कौन सा कारक है वो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? ऑप्शन ए बाह्य कारक, ऑप्शन बी विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, ऑप्शन सी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक है वो अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? तो ये है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। ठीक है, लक्ष्यों को अचीव करने पर व्यक्तिगत जो संतुष्टि होती है ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या कौन सी? प्रश्न संख्या 42, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से
किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित में कारकों में ऐसे किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है, वो क्या है? कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो इसको हम करेंगे वंशानुगत को लोक। ठीक है, ऑप्शन बी को कर लेंगे लोक। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या सॉरी इसमें गलत हो गया ना स्वरपना, इसमें होगा सामाजिक को लोक करेंगे। ठीक है, सॉरी वंशानुगत को लोक नहीं करेंगे अपन। वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, सामाजिक। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 43 देखो, प्रश्न संख्या 43 है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल का एक बच्चा है और उसके बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? उसकी मानसिक आयु हो जाएगी 12 वर्ष। कितनी? 12 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? तो प्रश्न संख्या 44 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को कर लेंगे लोग। सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है? तो ये सही है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो 45 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? क्या है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो इस संबंध में ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है? तो बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चे सीखते कब है? जब वे संज्ञानात्मक रूप से रेडी हों। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। तो बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, तो ये भी सही है। और बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो बच्चों को सिखा सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है, क्योंकि केवल कक्षा में ही थोड़ी सीखता है बच्चा। बहुत सारी मतलब जहाँ भी ज़्यादा है कुछ ना कुछ तो नया सीखता ही है ना। फिर देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए कूदना, लिखना, दौड़ना, चढ़ना। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ये सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है लिखना। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था अल्फ्रेड बीने ने। किसने? अल्फ्रेड बीने ने। 48 नंबर क्वेश्चन देखो, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है। ठीक है, मान लो एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए या अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए? सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए या सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के लिए अभिभावक के साथ चर्चा करनी चाहिए? तो इसमें जो हमारा सटीक आंसर है, करेक्ट बैठता है, वो है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 49 नंबर क्वेश्चन, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं और एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यीकरण, विकासात्मक सरलीकरण या डी, कौन सा हो जाएगा? तो ये कर रहे हैं विकासात्मक गलतियाँ। हाँ, इक्वल। ठीक है, विकासात्मक गलतियाँ कर रहे हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प है वो एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित या रिलेटेड नहीं है? संगति की आवश्यकता, ऑप्शन बी प्रशंसा, ऑप्शन सी भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ऑप्शन डी नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास और मुझे पता है मैंने बिना किसी एक्स्ट्रा जानकारी के जैसे जैसे क्वेश्चन ऐड किए उनके आंसर आप लोगों को बताते
गए। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से बताएं मैंने, और बहुत ही फास्ट रखी क्लास, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रही थी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैंने ये 50 क्वेश्चन ऐड किए और सोचा थोड़ी सुपर फास्ट रखूं क्लास को, तो फास्ट क्वेश्चन पढ़े और उनके आंसर जाने। आप लोगों को नहीं समझ आई क्लास, आप लोग एक बार फिर से क्लास देख लीजिए, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं है और बिल्कुल सिंपल बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ जाएंगे आराम से। ठीक है, 50 ही क्वेश्चन है ना, तो एक बार फिर से क्लास को देख लीजिएगा। और आई होप आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक उन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस, ऐसी ही क्लासें आपको डेली यहाँ 8:30 AM को प्रोवाइड करवाई जाती है। और बहुत दिनों से मैं इसलिए नहीं प्रोवाइड करवा रही, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया इसका रीज़न भाई क्यों नहीं क्लास हो पा रही है। ठीक है, जैसे ही मेरी तबीयत अच्छी होती है अपन लोग डेली अपन रूटीन वाइज क्लास को कर लेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के कमेंट बॉक्स के अंदर प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तो कर लीजिए फटाफट से सब्सक्राइब और शेयर।